सोशल साइंस जैसे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके आते तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके 80 मार्क्स के इस एग्जाम में 70 से प्लस आ जाएंगे। क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन खुद ही 20 नंबर के आते हैं और आते भी कितने, सिर्फ 4 आते हैं। लेकिन हमें इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न को फॉलो करना है कि एग्जामिनर जब चेक करे तो आपका एक भी मार्क्स कट ना हो, ना ही राइटिंग की वजह से ना ही आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस जैसे एग्जाम के अंदर आप लॉन्ग आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं और कौन से पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं ताकि आज से अपकमिंग एग्जाम में इतनी सी भी गलती ना हो सके। सबसे पहले लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है और आप उसे अच्छे से फॉलो करें। हर बार जितने भी, देखो मैं भी टेस्ट लेता हूं बच्चों के, ऑनलाइन भी लेता हूं ऑफलाइन भी लेता हूं, हर बार इंस्ट्रक्शन जरूर देता हूं कि देखो आपको 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपने कोई भी XYZ क्वेश्चन का आंसर 5 लाइन्स में लिख दिया, 5 पॉइंट्स में लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन कहती है कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए या 4 मिलने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि आपको इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही आपको जज किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या कहती है यहां पे हाईलाइटेड है, वैसे तो मैं यहां पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की ही बात करूंगा, तो जो कि सेक्शन डी में गिवन है और ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपका इंस्ट्रक्शन जो दी गई है आपके सोशल साइंस एग्जाम में, बोला गया है कि देखिए 30 से 33 यानी कि ये वाला जो सेक्शन होगा इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 20 मार्क्स बन जाते हैं, 80 नंबर में से 20 तो यही हो गए। तो बोला गया है कि आंसर to each question should not exceed 120 वर्ड्स। अब बच्चा अगर 5 लाइनें लिख के आता है और मान लीजिएगा कि उसकी एक लाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने 10 के आसपास वर्ड है और 5 लाइनों में उसके 50 वर्ड्स हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे जब वो कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी वीकनेस है बच्चों की, जो ज्यादातर ये गलती करते हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अपनी वर्ड्स लिमिट अच्छे से ध्यान में रखनी है। एटलीस्ट आपको 100 वर्ड्स के आसपास तक तो कवर करके ही जाना अगर आप प्योर एक शॉर्ट ही चाहते हो कि मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मिल ही जाएंगे। इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आंसर के लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखिए अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हिंदी के अंदर ना एक उल्टा पिरामिड शैली होती है जिसे हम पिरामिड मेथड के नाम से जानते हैं। ये जो मेथड होता है वो अपसाइड डाउन पिरामिड होता है, यानी कि आप कुछ देख सकते हो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल यहां पे बना है उल्टा टाइप का। तो इसके अंदर आपको अपने आंसर शीट में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर कुछ इन्हीं तरीकों से लिखना होता है। मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आया अभी जो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली करके भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप कुछ ही लिमिटेड सा ही लिखोगे, आप हेल्प ले सकते हो खुद क्वेश्चन के अंदर दिए हुए चीजों को भी, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेन जो आप पार्ट यूज कर रहे हो, जो उसकी बॉडी है जो आपके आंसर को फुलफिल तरीके से एक्सप्लेन कर रही है उसे, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। डू योरसेल्फ, जैसा आपको लगे आप वैसा लिख सकते हो, इसके कोई मार्क्स कट नहीं होते। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तो गारंटीड है बच्चों 5 आउट ऑफ 5 आपको जरूर मिलेंगे। मेक श्योर कि आपने जो कंटेंट वहां पे लिखा है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम बना के कर सकते हैं। देखो सोशल साइंस है, आप बना के ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन एक ना स्टैंडर्ड होता है, यानी लिखने वाले स्टैंडर्ड से आप बिलो जाते हो तो आप फुल आउट ऑफ फुल या फिर 4.5 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा लैंग्वेज का स्टैंडर्ड होना जरूरी होता है। आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो लेकिन वो भी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जरूर कीजिएगा। और ये कंक्लूजन वाला पार्ट एक अच्छा इंप्रेशन डालता है और यही आपके जो वर्ड्स लिमिट होती है ना उसे फुलफिल करने में भी काफी हेल्प करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है कि अब बच्चा किस बेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करे, उसे पता तो होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे उन लेसन को ज्यादा कंसीडर करें जिसमें से हाईली चांसेस है कि जो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं लेसन से आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा उसका जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों का ही बताया, 9th और 10th दोनों का सेम पैटर्न ही है, 80 मार्क्स का ही पेपर आएगा। तो सबसे पहले क्लास 9th का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए चैप्टर वाइज। तो हिस्ट्री के अंदर आप
आपके टोटल 3 लेसन आएंगे, एक लेसन और आएगा 1 मार्क का आएगा, इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है जितने ये 3 लेसन है, जो कि सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन 7 मार्क्स का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन 9 मार्क्स का, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर 6 मार्क का। खुद आइडिया लगाइएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में बन सकता है। ज्यादातर आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ये जो 9 मार्क्स का है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाईली चांस अपनी प्रायोरिटी पे उन्हीं लेसन को रखिएगा जो ज्यादा मार्क्स के है। देन उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर नाजिज्म। जियो के अंदर आपके 2 चैप्टर जो लगते हैं कि 5 मार्क्स में से इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, एक हो गया फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया और एक हो गया क्लाइमेट से रिलेटेड। उसी तरह इको की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के जो आपके लेसन है सारे 5-5 नंबर के हैं। पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तीनों लेसन ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं, तो इन लेसन को अपनी प्रायोरिटीज को देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्लास 10th वाले स्टूडेंट की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर जो आपके द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है वो 6 मार्क का है, हाईली चांसेस है कि 5 नंबर का यहां से बन सकता है, लेकिन जो गारंटीड है वो तो है नेशनलिज्म इन इंडिया, आना ही आना है, सभी बच्चों को पता है, और वो भी कौन सा आएगा वो भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि स्ट्रेटेजी वाली, ठीक है। नेशनलिज्म इंडिया 8 मार्क्स का आ रहा है और प्रिंट कल्चर भी 8 मार्क्स का आ रहा है। जियो के अंदर सिर्फ एक लेसन है जो 5 मार्क्स का है, वो है एग्रीकल्चर वाला। सिविक्स में भी एक ही लेसन है, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल और स्टेट के बीच में डिफरेंट ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। इको के अंदर 2 लेसन, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, तो ये लेसन है अपनी प्रायोरिटी पे देने हैं जिनमें से आपको 5 मार्क्स वाले कवर करने हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, कि जब आप लॉन्ग आंसर को लिखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अब की बात तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले भी आएंगे, तो उसका एग्जांपल यहां पर मैंने दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका वो है इवैल्यूएट द डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टी एंड एक्सेस द रिक्वायरमेंट फॉर द रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, पहले डिफरेंशिएट करना है हमें नेशनल और रीजनल पार्टी को, फिर हमें एक तरीके से रिक्वायरमेंट बतानी है कि कोई भी पार्टी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले इंट्रो के तौर पे आप छोटी सी लाइन ये लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टीज आर, तो ये हो गया आपका इंट्रो। फिर आप मेन जो बॉडी पार्ट है उसे आप कवर कर सकते हो, जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे दोनों का गिवन है कि जो नेशनल पार्टी वो नेशनल से रिलेटेड इशू के बारे में कवर करती है, जबकि रीजनल जो पार्टी है उसके बाद लिमिटेड होता है, यानी कि वो स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड होते हैं या फिर स्टेट से रिलेटेड होती है। इसके अलावा नेशनल पार्टी जो एक्शन करती है वो ज्यादातर नेशनल इश्यू से रिलेटेड होता है, जबकि रीजनल पार्टी वाला उसी से रिलेटेड होगा जो स्पेसिफिक रीजन के अंदर है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है कि किसी को नेशनल पार्टी बनना है तो किसी को रीजनल, तो यहाँ पे बताया गया कि पार्टी को मस्ट गेन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा, तो यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल की गई है। और लास्ट में देखा कितना अच्छा बताया गया, वो एग्जाम्पल भी बताया गया कि नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, और यहाँ पे रीजनल पार्टी डीएमके, तेलुगु देशम। सिंपल, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसा ही पूछा जा रहा है वैसे ही आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन ये भी है कि अ फार्मर हैज बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ही कुड नॉट पे द इंटरेस्ट, ही वाज फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू सेटल द अमाउंट ऑफ फॉर इंटरेस्ट बोरो द मनी लेंडर, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ही मे फेस इन दिस सिचुएशन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेंसी है जिसके अंदर बच्चे की थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है। तो सबसे पहले ये फार्मर डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, यानी कि उसने एक मनी लेंडर से एक तरीके से बोरो की है मनी, और टाइम आते वो उसे चुका नहीं पा रहा, फिर उसे चुकाने के लिए दूसरे से ले रहा है और फिर उसे दूसरे का ही ब्याज देना होगा। दोनों कंडीशन में वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। सारी कंडीशन आपको यहाँ पे फुलफिल कर देनी है। उसके बाद कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर सकता है, तो सबसे पहले हैरेसमेंट जैसी चीजें, इसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो फिजिकली इंजरीज हो गया, इस चीजों के अंदर भी आ जाता है। समटाइम क्या होता है कि इतना ज्यादा फंस जाता है कि वो लोन ही चुकाता रहता है, वो भी इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी दे ही नहीं पाता। ये सारे मेंटली फिजिकली उसे टॉर्चर किया जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, और ये कोई मैंने अपनी साइड से नहीं बल्कि मैंने सीबीएसई की साइड से जो सैंपल पेपर है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया है। होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि लॉन्ग आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपसे अपकमिंग एग्जाम में इतनी सी भी गलती ना हो सके। ये जो अप डाउन साइड वाला जो मेथड है ना उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।